चलो ब्लाउज तो सिल गया, अब जल्दी से तुरपाई कर देती हूँ। कमला जी आती ही होंगी ब्लाउज लेने। अरे आज तो बड़ी गर्मी है। गरीब जानवी भरी गर्मी में कपड़े सिल रही होती है, तभी वहाँ पर कमला आती है। जानवी, मेरा ब्लाउज सिल गया है क्या? हाँ हाँ कमला जी, सिल गया है, ये लीजिए आपका ब्लाउज। कमला ब्लाउज सिलने के बदले जानवी को 100 रुपए दे देती है। बहुत ही बढ़िया ब्लाउज सिला है तूने बिटिया, भगवान तुझे तरक्की दे। शुक्रिया कमला जी, मुझ गरीब माँ को आपसे एक मदद चाहिए थी। आप जहाँ काम करती हैं, वहाँ मेरी सिलाई के बारे में बताइएगा। मैं उनके कपड़े सस्ते में सिल दूंगी, वो भी जैसा कहेंगे वैसा ही सिल दूंगी। इससे मुझ गरीब दर्जी के 2 पैसे बन जाएंगे। मैं तेरी मजबूरी को समझती हूँ बिटिया, इतनी गरीबी में दिन रात लोगों के कपड़े सिलकर तो किस तरह से अपनी 5 बेटियों का पेट पाल रही है। मगर मैं जिस कोठी में रोटी बनाने का काम करती हूँ, वो बड़े सेठ लोग हैं। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, वो महंगे फैशन डिजाइनर से कपड़े सिलवाते हैं। ठीक है कमला जी, कोई बात नहीं। इसके बाद जानवी फिर से उदास होकर कपड़े सिलने बैठ जाती है। तभी वो अपनी 5 बेटियों को झगड़ते हुए घर में आते हुए देखती है। छोड़ मुन्नी छोड़, मैं कहती हूँ छोड़ दे, ये मेरे हिस्से का जूस है। ऐसे कैसे? इसमें आधा हिस्सा मेरा भी है और मुझे गर्मी लग रही है। ये ठंडा ठंडा जूस मैं पीऊंगी। इसे गर्मी में लाइन में लगकर मैंने ही लिया था। नहीं नहीं, ये दूध मैं पीऊंगी, मुझे दे दो ना दीदी। क्या बात है, तुम सब ऐसे लड़ झगड़ क्यों रही हो? वो माँ, हम रास्ते से आ रहे थे ना, तो वहाँ पर एक अंकल ठंडा ठंडा जूस बांट रहे थे, तो हम भी लाइन में लगे थे, मगर जूस खत्म हो गया, बस एक ही मिल पाया। जानवी की 5 बेटियाँ ऐसे ही ठंडे पानी के लिए ललकती थीं। तभी जानवी की अमीर पड़ोसन दया अपनी बेटी पल्लवी के साथ मिठाई का डब्बा लेकर आती है। बाप रे जानवी, तेरे इस घर में एकदम आलू जैसी उबलने वाली गर्मी हो रही है। कितनी बार कहा है तुझे कि एक पंखा खरीद ले। अब खैर छोड़ ये सब, ये ले मिठाई खा। मगर ये मिठाई किस खुशी में? अब बस मैंने अपना पुराना वाला फ्रिज बेच दिया और नया डबल डोर का फ्रिज लिया है। पुराने वाले फ्रिज में बर्फ जमाने की कैपेसिटी बड़ी कम थी और इसमें मैं एक बार में ढेर सारा बर्फ जमा सकती हूँ। अब इतनी गर्मी में बिना ठंडे पानी से कहाँ चलता है। तब तो दया आंटी, अब तो आप हमें भी बर्फ दे देंगी ना? क्यों नहीं, आ जाना जब बर्फ चाहिए हो। अच्छा मैं चलती हूँ। फिर उसी शाम, माँ बहुत गर्मी हो रही है, ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है। मैं और मुन्नी दया आंटी के घर से बर्फ मांगकर ले आती हैं, फिर हम ठंडा ठंडा पानी पियेंगे। चल मुन्नी। हाँ हाँ चलो रिया दीदी। जानवी की दोनों बेटियाँ बर्तन लेकर उम्मीद लगाए दया के घर पर आती हैं। दया आंटी थोड़ा बर्फ दे दो। आ गई दोनों मुंह उठाकर बर्फ मांगने। रुको जरा, अभी लाती हूँ। ये लो। जानवी की 5 बेटियाँ बर्फ का पानी पीकर बहुत खुश हो जाती हैं। अब वो हर रोज दया से बर्फ मांगने आती हैं। तभी एक दिन दया चिढ़कर कहती है, अरे तुम्हारा तो रोज रोज का हो गया है, सुबह शाम बर्तन लेकर फ्री की बर्फ मांगने आ जाती हो। अगर तुम 5 को बर्फ का पानी पीने का इतना ही शौक है तो जाकर कहो अपनी गरीब माँ से कि वो फ्रिज खरीद ले। जानवी की दोनों बेटियाँ आँखों में आंसू लिए घर आकर रोते हुए कहती हैं, माँ आंटी ने हमें भगा दिया, हमें बर्फ भी नहीं दिया। हम इतनी गरीब क्यों है माँ? ना हमारे घर में एक पंखा है और ना ही फ्रिज, हमें इतनी गर्मी में गुजारा करना पड़ता है। रिया, अगर पिताजी जिंदा होते तो आज हमारे घर में भी ये सब कुछ होता। माँ तो खुद कितनी मुश्किल से हमें पाल रही हैं।
उस दिन गरीब जानवी की पांचों बेटियां उदास होकर भूखे पेट ही सो जाती हैं। तभी जानवी एक टूटे फूटे बक्से से 5 गाउन निकालकर आंसू भरी आंखों से देखते हुए कहती है, तुम्हारे उदास चेहरे को देखकर तुम्हारी इस गरीब दर्जी माँ का दिल भी बहुत दुखता है मेरी बच्चियों, मगर मैं क्या करूँ। वैसे मैंने तुम पांचों के लिए बचे कतरन से ये गाउन सिला है, मगर पता नहीं तुम्हें ये पसंद आएगा भी कि नहीं। गरीबी भरी जिंदगी को सोचते हुए जानवी की आंख लग जाती है। फिर एक दिन जानवी जब बाजार जा रही होती है, तभी वो एक शिकारी को पिंजरे में एक चिड़िया को ले जाते हुए देखती है। बेचारी चिड़िया इस पिंजरे में कितनी उदास बैठी है, मुझे इसे बचाना होगा। फिर जानवी शिकारी का पीछा करते हुए जंगल में आ जाती है, जहाँ शिकारी कहता है, अब मैं इस चिड़िया को मार कर खाऊंगा और फिर मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगा। तभी जानवी एक मोटे से डंडे से शिकारी को मारकर बेहोश कर देती है और जैसे ही पिंजरा खोलती है तो वो चिड़िया एक परी बन जाती है। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक दुष्ट जादूगर है, इसने मुझे चिड़िया बनाकर कैद कर लिया था। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? जानवी परी को अपनी सारी परेशानियां बताती है। मेरे साथ साथ मेरी पांचों बच्चियों को भी गर्मी और गरीबी झेलनी पड़ती है। वो हरदम बस बर्फ बर्फ करती रहती हैं। प्यारी परी तुम मेरी मदद करो। तभी परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और जानवी को एक लाल रंग की पोटली दे देती है। इस पोटली में क्या है परी रानी? इसमें जादुई बीज हैं। इन्हें ले जाकर किसी भी कपड़े पर छिड़क देना, फिर तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। घर आकर जानवी उस पोटली में रखे बीजों को सबसे पहले अपनी बेटियों के लिए सिले हुए गाउन पर छिड़कती है। तभी यकायक वो बर्फ के लहंगे बन जाते हैं। जानवी की पांचों बेटियां बर्फ के लहंगे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं। अरे वाह, ये तो बर्फ का झबले वाला फ्रॉक है। पीहू, इसे झबरी वाला फ्रॉक नहीं बल्कि लहंगा कहते हैं मेरी बहन। माँ आपको पता है हम पांचों को लहंगा पहनने का बड़ा मन था और देखो हमें ये बर्फ वाला सुंदर सा लहंगा मिला है। क्या हम इसे पहन लें? हाँ मेरी बच्चियों, ये बर्फ का लहंगा तुम्हारे लिए ही तो है। फिर वो पांचों बर्फ का लहंगा पहनकर बाहर आ जाती हैं और अपनी बच्चियों के खुशी से खिले हुए चेहरे को देखकर उस गरीब दर्जी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शुक्रिया परी रानी, तुम्हारी वजह से मेरी बच्चियाँ ये बर्फ का लहंगा पहनकर बहुत खुश हैं। माँ ये बर्फ का लहंगा बहुत ही सुंदर है, इसमें हमें जरा सी भी गर्मी नहीं लग रही है। हाँ माँ, इस बर्फ के लहंगे के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माँ आप ऐसा ही बर्फ वाला लहंगा हमारे आस पड़ोस रहने वाले सभी बच्चों के लिए सिलना शुरू कर दो, फिर देखना हमारी खूब अच्छी कमाई होगी। जानवी को अपनी बेटी की ये बात बिल्कुल ठीक लगती है। तभी वो पोटली के अंदर से कुछ जादुई बीज निकालकर कपड़ों पर छिड़क कर कहती है, मैं चाहती हूँ कि ये कपड़े बर्फ के ना बने, बस बर्फ जितनी ठंड इसमें भर जाए। जानवी के इतना कहते ही उन जादुई बीजों में से एक सुनहरी रोशनी निकलकर उस कपड़े में समा जाती है और कपड़े का तापमान बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। वही गरीब जानवी की पांचों बेटियाँ जब अपना बर्फ का लहंगा पहनकर घर से निकलती हैं, तो अब उनकी हम उम्र की बच्चियाँ वैसा ही बर्फ का लहंगा सिलने का ऑर्डर दे जाती हैं। और तभी दया भी जानवी के घर आकर माफी मांगते हुए मक्खन लगाते हुए कहती है, जानवी उस दिन के लिए मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं दया जी। देखो ना, जब से पल्लवी ने तुम्हारी पांचों बेटियों को बर्फ का लहंगा पहने देखा है,
हाँ, ये जिद पकड़कर बैठ गई है। मगर एक बात तो बताओ, ये बर्फ पिघलती क्यों नहीं है? दया जी, हलवाई अपने हाथों के स्वाद का राज किसी और को बताता है नहीं ना, इसीलिए मैं भी ये आपको नहीं बता सकती। मगर बर्फ वाला लहंगा बन जाएगा। क्या तुम मेरे लिए भी कुछ ऐसे कपड़े सिल सकोगी जिसे पहनने पर मुझे ठंडक मिले? चिंता मत कीजिए दया जी, ये दर्जी आपके लिए ऐसे कपड़े सिलेगी जो आपको इस गर्मी में शिमला जैसी ठंडक का एहसास देगा। दया के चले जाने के बाद जानवी कपड़े सिलना शुरू करती है और लहंगा और दया के लिए ब्लाउज और सूट बनाती है। लहंगा और कपड़े तो सिल गए, अब बस मुझे इन जादुई बीजों को छिड़कना है। फिर जानवी लहंगे और कपड़े पर परी की दी हुई जादुई बीज छिड़क कर कहती है, मैं चाहती हूँ ये लहंगा और कपड़े बर्फ के बन जाएं। इतना कहते ही वो लहंगा और कपड़े बर्फ के बन जाते हैं और जानवी फिर से उन जादुई बीजों को इस बार कपड़े पर छिड़क कर कहती है, मैं चाहती हूँ ये सारे कपड़े बर्फ जितने ठंडे हो जाएं। इस बार भी जानवी के कहे अनुसार ऐसा ही होता है। इसके बाद देखते ही देखते गरीब दर्जी जानवी के घर में कपड़े सिलवाने के लिए लोगों की भीड़ होने लगती है, जिससे जानवी के सिले कपड़ों से लोगों को भरी गर्मी से राहत मिलती है और जानवी की अच्छी कमाई भी होती है। पर किसी को भी इसके पीछे के जादू के बारे में पता नहीं चलता। अपनी मेहनत से जानवी गरीबी में न सिर्फ अपनी 5 बेटियों का पेट पालती है, बल्कि एक अकेली औरत होकर भी गरीबों में बड़ा मकाम हासिल करती है। और अब उसके पास अच्छा घर बार था, जिसमें फ्रिज, पंखा, एसी सभी चीज थी। आकाश एक ऑटो रिक्शा चलाता था। जब वो 15 साल का था तब उसके पिता का देहांत हो गया था। इसी कारण आकाश को ये घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ी और कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर पिता के ऑटो चलाने का काम आकाश ने संभाल लिया। आकाश की बड़ी बहन प्राची की शादी में उसके पिता ने जो कर्जा लिया था, उसे उतारने के लिए आकाश ने अपना घर भी बेच दिया और अपनी माँ के साथ किराए के घर में रहने लगा। आकाश की बड़ी बहन प्राची अपने ससुराल में खुश है। इस बात की उसे बहुत तसल्ली है। माँ, प्राची दीदी का मेरे मोबाइल पर फोन आया है। तुम बात कर लो, फिर मैं ऑटो लेकर काम पर निकलता हूँ। हेलो प्राची दीदी, ये लो, माँ से बात करो। हाँ बेटी, अपना अच्छे से ध्यान रखा कर, खूब खाया पिया कर, इससे बच्चे की सेहत पर अच्छा असर होगा। अब बस यही इच्छा है कि जल्दी से मैं नानी बन जाऊं और आकाश मामा। हाँ, वो तो है। अब मामी कहलवाने वाली आ जाए बस, तो मैं सुकून से तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊं। नहीं, अपने नाती पोतों को खिलाकर ही तीर्थ यात्रा पर जाऊंगी। माँ, बस आकाश के लिए अच्छी सी लड़की ढूंढ लो जो घर को संभाल ले। माँ, मुझे देर हो रही है, बाद में बात कर लेना ना आप। अच्छा प्राची, मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ। आकाश को देर हो रही है। आकाश ऑटो लेकर काम पर निकलता है। उससे पहले ही बहुत देर हो चुकी थी, पर रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत था। वो सवारी का इंतजार कर रहा था। तभी उसका एक साथी, जो उसकी तरह ही ऑटो चलाता था, वो किसी लड़की से झगड़ा कर रहा था। अरे देखिए मैडम, ऐसा थोड़ी ना होता है। जो आपने मुझे यहाँ छोड़ने के लिए पैसे तय किए हैं, तो चुपचाप मेरे पैसे मुझे दे दो ना। भैया, मैंने आपको बोला ना, मेरा पर्स रास्ते में कहीं गिर गया। मेरा मोबाइल फोन भी उसी में है और सारे पैसे भी।
मेरा पर्स कहीं भी नहीं मिला। मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दो। मैं तुम्हारे नंबर पर पैसे भेज दूंगी। अभी मुझे बहुत देर हो रही है। मुझे वो सामने वाले होटल में एक फंक्शन में पहुँचना है। क्या हुआ अखिल, लड़ क्यों रहे हो सुबह सुबह? अरे देख ना यार, सुबह सुबह पहली सवारी मिली और वो भी मुझे पैसे देने के लिए मना कर रही है। इन मैडम का पर्स कहीं खो गया है और मुझसे कह रही है कि पैसे बाद में दे दूंगी। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। कोई बात नहीं अखिल, कभी कभी किसी की परेशानी को भी समझना चाहिए। एक काम कर, तेरे कितने पैसे बने हैं मैं दे देता हूँ। ये मैडम मुझे बाद में पैसे दे देंगी। आकाश अखिल को ऑटो के पूरे 300 रुपए दे देता है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अनन्या है। आप मुझे अपना फोन नंबर दे दो, मैं आपके नंबर पर ऑनलाइन पेमेंट भेज दूंगी। बाकी अगर मुझे देर ना होती तो मैं आपको पैसे अभी दे देती। कोई बात नहीं मैम, ये लीजिए मेरा नंबर। अनन्या नाम की वो लड़की आकाश का मोबाइल नंबर ले लेती है और अगले ही दिन आकाश के मोबाइल पर पैसे ट्रांसफर कर देती है। हेलो, आपके पैसे मैंने अकाउंट में भेज दिए हैं। आप एक बार चेक कर लीजिए और कल के लिए एक बार फिर से थैंक यू। आपने अनजान होकर भी मेरी मदद की। अनन्या और आकाश बात करने लगते हैं। अनन्या को आकाश से बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद एक दो बार अनन्या की मुलाकात मार्केट में आकाश से हो ही जाती है। फिर वो दोनों धीरे धीरे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन आकाश को पता चलता है कि अनन्या एक बहुत ही अमीर खानदान की लड़की है, तो वो उसे समझाते हुए कहता है, अनन्या, तुम बहुत ही अमीर खानदान की लड़की हो। तुम में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। मैं एक मामूली ऑटो रिक्शा चलाने वाला गरीब लड़का हूँ। तुम्हारा और मेरा यूँ दोस्ती रखना ठीक नहीं है। प्लीज तुम मुझसे मत मिला करो। तुम ना मिलने की बात कर रही हो, पर आज तो मैं तुम्हें अपने प्यार का इजहार करने के लिए आई थी। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ आकाश। मैं अपनी आगे आने वाली पूरी लाइफ तुम्हारे साथ खुलकर जीना चाहती हूँ। अनन्या ये कहते कहते फूट फूट कर रोने लगती है और आकाश उसे गले लगा लेता है। अनन्या अपनी मम्मी पापा से इस बारे में बात करती है और जबरदस्ती आकाश से शादी करने के लिए मना लेती है। इधर आकाश भी अपनी माँ और बहन से इस बारे में बात करता है और एक शुभ मुहूर्त में दोनों की शादी हो जाती है। अनन्या का स्वभाव बहुत अच्छा था। उससे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि उसके ससुराल वाले गरीब हैं। ना ही उसने कभी इस बात की कोई शिकायत की। अनन्या, तुम मेरे साथ शादी करके खुश तो हो ना? हाँ आकाश, मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया है। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। माँ जी, प्राची दीदी सब मुझे कितना प्यार करते हैं। मुझे तो महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अपना घर छोड़ कर आई हूँ। तभी अनन्या की सास भी वहाँ पर आ जाती है। जीती रहो बहू, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस घर को तुम्हारी जैसी बहू मिली। अनन्या भाभी, ये देखो, मैं आपके लिए नई साड़ी लेकर आई हूँ। आज आप शाम को कीर्तन में यही साड़ी पहनना। प्राची दीदी, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है। ठीक है, पर एक शर्त पर। आज आप मुझे खुद ही तैयार करोगी, प्रॉमिस? अनन्या की बातें सुनकर प्राची की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसे इतनी प्यारी सी भाभी से इतना प्यार और सम्मान मिलेगा। कुछ ही दिनों में अनन्या ने सबके दिल में एक अलग ही जगह बना ली थी।
अब तो अनन्या के बिना कोई भी नहीं रह पाता था। प्राची को एक प्यारी सी बेटी पैदा होती है और इधर अनन्या भी गर्भवती हो जाती है। अनन्या की माँ बनने के बारे में जब उसके मम्मी पापा को पता चलता है तो वो उससे मिलने के लिए उसके ससुराल आते हैं, पर अनन्या का घर देखकर दोनों ही मुंह बनाने लगते हैं। अनन्या बेटी, तुम अपने मम्मी पापा के पास बैठो, रसोई से चाय और नाश्ता मैं ले आती हूँ। क्या बात है अनन्या, तुम इस हालात में भी घर के काम खुद ही करती हो क्या? तुम्हारे घर में कोई नौकर चाकर नहीं है क्या? कैसी बातें करती हो मालिनी, तुम जानती भी हो तुम्हारी बेटी किस घर में भी आई है। यहाँ 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी सोचना पड़ता है। एक टाइम की सब्जी दूसरे टाइम खाते होंगे ये भला क्या नौकर चाकर रखेंगे? नहीं पापा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। माँ जी और आकाश ने कई बार मुझसे कहा है कि मैं घर में कोई काम वाली रख लूं, पर पूरा दिन मैं घर पर ही होती हूँ, मेरा भी मन नहीं लगता और फिर मैं तो कुछ भी नहीं करती, सारा काम तो माँ जी खुद ही करती हैं। ये लीजिए चाय। अनन्या बेटी, तुम्हें ये समोसे बहुत पसंद है ना? मैं हलवाई से खरीद कर लाई हूँ, अपने मम्मी पापा को भी दो बेटा। ओह नो 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 नो, मैं ऑयली फूड बहुत कम खाती हूँ और अनन्या तुम भी ये सब मत खाया करो। तुम्हें इस टाइम में जूस फ्रूट ये सब लेना चाहिए। बहन जी, आप तो समझदार हैं, ये समोसे वगैरह ये सब बहुत नुकसानदायक हैं। मम्मी, आप मेरी टेंशन मत लो, माँ जी मेरा पूरा ख्याल रखती हैं। वो मुझे समय पर जूस फ्रूट दूध दही सब्जियाँ और सब कुछ खाने के लिए दे देती हैं। तभी अनन्या की नंद प्राची भी वहाँ पर आ जाती है। अनन्या भाभी, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है, कल सुबह 11 बजे आपको मेरे साथ चलना है, तो आपका पूरा चेकअप हो जाएगा और बाकी जो इंजेक्शन वगैरह। अरे प्राची, तुम्हारा कौन से हॉस्पिटल में बच्चा हुआ था जिस डॉक्टर के बारे में तुम बात कर रही हो? जी, वो बड़े बाजार में जो हॉस्पिटल है जहाँ डॉक्टर काजल बैठती हैं। अरे वो सस्ता बेकार सा हॉस्पिटल। अनन्या, तुम उस हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाओगी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कितना चीप है वो हॉस्पिटल। अनन्या, तुम एक मामूली से हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाओगी? तुम चिंता मत करो, इन लोगों के पास अगर तुम्हारे इलाज के लिए पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए इस शहर के सबसे बड़े नामी हॉस्पिटल में आज ही बात कर लेता हूँ और तुम अभी के अभी अपना सामान पैक करो और हमारे साथ वापस घर चलो। किसके घर? आपके घर पापा। मैं अभी अपना ये घर छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती। मुझे डॉक्टर काजल, जो कि बहुत बड़ी और एक समझदार डॉक्टर हैं, उन्होंने प्राची दीदी की नॉर्मल डिलीवरी की है। उन्होंने मुझे पूरा रेस्ट करने के लिए बोला है और शायद आपने ठीक से सुना नहीं, मुझे कल प्राची दीदी के साथ डॉक्टर के पास जाना है। आप थोड़ी देर और बैठेंगे या फिर जा रही हैं? क्योंकि अभी आकाश आने वाले हैं। वो शहर में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, वहाँ पर मेरी फेवरेट आइसक्रीम मिलती है, तो आज मेरा वो खाने का प्लान है, तो हम सब डिनर के लिए वहीं पर जाने वाले हैं। अनन्या का ऐसा कोई भी प्लान नहीं था, ये उसकी सास और प्राची जानती थी, पर अनन्या अपने मम्मी पापा को एहसास दिलाना चाहती थी कि उसके ससुराल वालों का और अपमान ना ही करे तो उनके लिए बेहतर है। अनन्या के मम्मी पापा लज्जित हो जाते हैं और कुछ ही देर बाद वहाँ से वापस चले जाते हैं। अनन्या की सास और नंद दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। फिर अनन्या अपनी सास और नंद के गले से लग जाती है।